हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिसेशन। रिसेशन जो टॉपिक है ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि रिसेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग, रिसेशन की करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ पॉलिसी रिस्पॉन्सेज क्या हैं और इसमें डिस्कस करेंगे रिकवरी फ्रॉम रिसेशन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग। द रिसेशन फेज इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड प्रोडक्शन, फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो रिसेशन एक ऐसा फेज़ है ट्रेड साइकिल का जब इकॉनमी में बूम पीरियड के बाद सब कुछ नीचे जा रहा होता है। ठीक है, सब कुछ में क्या क्या आ जाता है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग लगातार नीचे गिर रही होती हैं, तो उस सिचुएशन को रिसेशन कहा जाता है। इसलिए तो कहते हैं रिसेशन आ रहा है पूरी इकॉनमी में। समझ गई बात। तो अब इसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अ रिसेशन is typically identified by the following key features. Number one, decline in GDP. Very important. 2 consecutive quarters of negative GDP growth are a common benchmark. ये माना जाता है कि अगर लगातार दो क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहती है तो हम ये मानते हैं कि भाई ये रिसेशन आ रहा है। समझ गई बात। तो ये एक निशानी होती है। दूसरा, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेसेस कट जॉब्स ड्यू टू रिड्यूस डिमांड लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। जो बिजनेसमैन होते हैं वो जॉब्स को कट कर देते हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, तो वो फिर बंदे को एम्प्लॉय करके भी क्या कर लेंगे, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, फॉलिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। हाउसहोल्ड्स reduces expenditures due to economic uncertainty and lower incomes. हाउसहोल्ड्स को लगता है पता नहीं मेरी नौकरी बचे नहीं बचे, मेरे को कल को तनख्वाह मिले नहीं मिले, आज पैसे जोड़ लो, तो वो अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर जाती है रिसेशन में। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज पोस्टपोन एक्सपेंशन प्लान्स एंड कट कॉस्ट्स। जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट को फिलहाल के लिए कम कर देती हैं, एक्सपेंशन के पूरे प्रोग्राम्स रोक देती हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो भी एक्सपेंड करके क्या करेंगी। नेक्स्ट, लोअर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। फैक्ट्रीज ऑपरेट बिलो कैपेसिटी ड्यू टू वीक डिमांड। तो जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करेंगे। ठीक है। डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट्स भी गिर जाती हैं क्योंकि ओवरऑल वही रीज़न है, डिमांड नहीं है मार्केट में। जब डिमांड ही नहीं होगी कंपनियों का माल नहीं बिकेगा, कंपनियों का माल नहीं बिकेगा उनके प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, प्रॉफिट्स गिरेंगे तो शेयर प्राइस भी गिर जाएंगे। इन्वेस्टर पेसिमिज्म लीड्स टू फॉलिंग शेयर प्राइजेस। तो इन्वेस्टर पेसिमिस्टिक हो जाएगा कि इनका माल तो बिक नहीं रहा तो प्रॉफिट्स तो आएंगे नहीं, तो अपने शेयर्स को सेल करके निकल जाता है, वो अपने पैसे संभाल लेता है ताकि गिरी हुई मार्केट में फिर उसको लॉस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। रिड्यूस डिमांड लीड्स टू स्टेगनेंट और फॉलिंग प्राइजेस। तो बेसिकली प्राइजेस या तो थोड़े बहुत स्टेबल रह जाते हैं या ज़्यादातर गिर जाते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, सामान बेचना है, पिछला जो प्रोड्यूस किया हुआ है तो प्राइजेस तो कम करके बेचना पड़ेगा ना। तो उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज ऑफ अ रिसेशन। रिसेशन के कारण क्या क्या होते हैं। रिसेशंस कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ्टन वर्किंग इन कम्बिनेशन। एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, ज़्यादातर कई फैक्टर साइमल्टेनियसली आ जाते हैं तो रिसेशन हो जाता है। तो सबसे पहले है डिमांड साइड फैक्टर्स। तो इसमें रिड्यूस्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में कम हो रहा है तो वो अपने खर्चे कम कर रहा है। फियर ऑफ जॉब लॉसेज लीड्स टू लोअर स्पेंडिंग। उसे पता है कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है तो वो आज खर्चा कम करता है, डिमांड गिर जाती है। टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, हाई इंटरेस्ट रेट्स डिस्करेज बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। सेंट्रल बैंक एक ऐसी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है और क्वांटिटेटिव ईजिंग का अपोजिट कर देती है कि लोन्स आसानी से ना मिलें। तो जब लोन्स ही नहीं मिलेंगे, बोरोइंग्स नहीं होंगी, तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से होगी। नेक्स्ट आ जाता है फॉलिंग एक्सपोर्ट्स। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन रिड्यूस फॉरेन डिमांड। तो जब ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो हमारा सामान बाहर भी नहीं बिकेगा, जब बिकेगा नहीं तो बाहर से पैसा कम आएगा, तो इसकी वजह से भी जो है रिसेशन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई साइड फैक्टर्स। इसमें फर्दर मैंने लिखा हुआ है राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट्स, इंक्रीज्ड ऑयल प्राइजेज और वेजेस स्क्वीज प्रॉफिट मार्जिन्स। तो जब भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी या वेजेस बढ़ जाएंगी, उनकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के कम हो जाएंगे। जब प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो वो फर्दर इन्वेस्ट क्यों करेंगे। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस आ जाती हैं
जैसे कि ऑटोमेशन और सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स रिड्यूस आउटपुट। एकदम से ऑटोमेशन आ गई या कोई सप्लाई चेन में ब्रेकडाउन हो गया या कुछ आ गया, नई टेक्नोलॉजी आके एकदम सेटल होने में भी तो टाइम लगाती है ना, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जब आएंगी तो नई नई मशीनें आएंगी, और अगर पुरानी कंपनियां वो मशीनों को अफोर्ड नहीं कर सकती तो कुछ कंपनियां ही वो सामान बना पाएंगी, बाकी नहीं बना पाएंगी। तो उन कंपनियों का क्लोज डाउन हो सकता है या उनकी सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से महंगाई आ सकती है। तो जब महंगाई हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो डिमांड गिर जाएगी और ये सारा का सारा चक्कर चलने लग जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फैक्टर्स। इसमें आ जाता है सबसे पहले क्रेडिट क्रंच। बैंक्स रेस्ट्रिक्ट लैंडिंग ड्यू टू हाई डिफ़ॉल्ट रिस्क। बैंक लोन्स देना कम कर देंगे, एक तो पीछे से सेंट्रल बैंक ने कहा हुआ है, ऊपर से उनको लगता है कि डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में। एसेट बबल जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं। कोलैप्स ऑफ हाउसिंग और स्टॉक मार्केट्स एरोड्स वेल्थ। आपने इतना महंगा में घर खरीद लिया, इतना महंगा ज़मीन खरीद ली और एकदम से प्राइजेस क्रैश कर गए तो आपके पैसे तो फंस गए ना उधर, ठीक है। या फिर आपने शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके महंगे शेयर खरीद लिए, तो एकदम से शेयर मार्केट का जो बबल है वो फट गया तो प्राइजेस गिर जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपकी वेल्थ एरोड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल शॉक्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पेंडेमिक्स। जैसे पेंडेमिक्स क्रिएट करता है डिसरप्शंस टू लेबर एंड सप्लाई चेन, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपने घरों में सारे जा रहे हैं, तो लेबर की मिलने की प्रॉब्लम आ गई थी। या सप्लाई चेन्स में जो डिसरप्शंस आती हैं उनकी वजह से भी रिसेशंस आते हैं। नेक्स्ट, जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। वॉर्स और ट्रेड वॉर्स डिसरप्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कोई जंग लग जाए कंट्रीज़ के बीच में या फिर ट्रेड वॉर हो जाए जैसे अमेरिका और चाइना की चल रही है, उसकी वजह से भी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से रिसेशंस आते हैं। अब आ जाता है इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं। जब भी रिसेशन आता है तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जॉब लॉसेज रिड्यूस हाउस होल्ड्स इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी तनख्वाहें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस फेलियर्स। वीक डिमांड फोर्सेस फर्म्स स्पेशली एसएमईज, जो छोटी छोटी फर्म्स हैं वो शट डाउन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, फर्दर ग्रो कर नहीं सकती, डिमांड है नहीं मार्केट में, तो उनको अपना काम बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स, सरकार को भी घाटा होता है। फॉलिंग टैक्स रेवेन्यूज एंड राइजिंग वेलफेयर स्पेंडिंग स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस। तो एक तरफ तो जब इकॉनमी में रिसेशन आ रहा है तो सरकार को वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना है, दूसरी तरफ रिसेशन के टाइम पे सरकार टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर पाती क्योंकि लोगों की इनकम्स ही नहीं होती, तो सरकार को बजट में बहुत घाटा होता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स, इंक्रीज्ड पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड इनइक्वालिटीज़। तो रिसेशन के टाइम पे गरीबी बढ़ जाती है क्योंकि जॉब्स नहीं होती, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो डिप्रेशंस आ जाते हैं लोगों को, एंड इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल करती हैं जिनकी वजह से और फर्दर सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती है। चोरी चकारी, लूट मारी, इमोरल एक्टिविटीज़, ये सारी बढ़ेंगी जब रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा इकॉनमी में। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इसके। करेक्शन ऑफ एक्सेसेस, जो भी एक्सेस हो गया था बूम पीरियड में उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकॉनमी एकदम से ना गिर जाए कहीं। ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड इनएफिशिएंट फर्म्स आर वीडेड आउट। तो इसमें जो ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं या जो इनएफिशिएंट फर्म्स हैं जो अपने आप को बहुत समझ रही थी कि हम कोई भी सामान बना के बेच देंगे, बूम पीरियड चल रहा है, वो एकदम से जो मार्केट से उड़ जाती हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। बिजनेसेस अडॉप्ट कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। जो बिजनेसेस हैं वो क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई है और डिमांड उतनी नहीं है तो अब नई नई इनोवेशंस लेके आएंगे कि इस चीज़ को और सस्ते में कैसे बना सकें ताकि मार्केट में सर्वाइव हो सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिसेशन ख़राब है, मगर कुछ लोग कहते हैं रिसेशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए ताकि हम और ज़्यादा सस्ता सामान बना सकें और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें। नेक्स्ट, लोअर इन्फ्लेशन, जिसकी मतलब प्राइजेस काफ़ी गिर जाते हैं तो बल्कि इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी गिर जाता है। रिड्यूस्ड डिमांड स्टेबलाइजेस द प्राइस। तो ये भी मानना है कि जो बूम पीरियड पे काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे थे, रिसेशन के टाइम पे वो जो प्राइसेस का जो बढ़ना है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, इवन गिर भी जाता है ताकि एक आम इंसान के पास उतना रिसोर्सेज हों कि वो सामान खरीद सके, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी रिस्पॉन्सेज टू रिसेशन। रिसेशन के टाइम पे क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए। सबसे पहला मॉनेटरी मेजर्स में लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। क्यों?
एनकरेजिंग बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर सेंट्रल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देना चाहिए ताकि लोग बोरोइंग्स करें, लोन्स लें, लोन्स लेंगे तो खर्चा करेंगे जिससे इकोनॉमी में पैसा आएगा। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देनी चाहिए। सेंट्रल बैंक इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी बाय बाइंग बॉन्ड्स, तो जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं जो लोगों ने खरीदे हुए हैं सेंट्रल बैंक के ही, गवर्नमेंट के ही, उससे सेंट्रल बैंक को वापस खरीद लेना चाहिए ताकि इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा आए। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल मेजर्स, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो फिस्कल मेजर्स के अंदर सरकार को अपना खर्चा कम बढ़ा देना चाहिए, जिसमें स्टिमुलस पैकेजेस आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे या वेलफेयर स्कीम्स पे। ज़्यादा खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी तरफ टैक्स रेट कम करने चाहिए, टैक्स कट्स आने चाहिए। बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम एंड हाउस इनकम फॉर हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, तो जब भी सरकार टैक्स कट करती है तो बिजनेसेस के जो बिजनेसमैन हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ईजियर हायरिंग फायरिंग लॉज टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए ईजी लेबर लॉज बनाने चाहिए ताकि आसानी से लेबर की जो जॉब्स हैं, लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एनकरेजमेंट मिले। नेक्स्ट आ जाता है डी रेगुलेशन, रिड्यूसिंग बैरियर्स टू बिजनेस ग्रोथ, तो डी रेगुलेशन की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि सरकार रेगुलेट ना करे। डी रेगुलेट जितना ज़्यादा करेगी उतना ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगी। बिजनेसमैन सोचेंगे सरकार तो दखलंदाजी देती नहीं, हम काम करते हैं आके। नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी फ्रॉम अ रिसेशन, रिसेशन में रिकवरी किस तरीके से हो पाएगी। इकोनॉमिक रिकवरी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस रिगेन ऑप्टिमिज्म, जब वो ऑप्टिमिज्म को रिगेन कर लेंगे तभी वो खर्चा करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट स्टिमुलस, इफेक्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी इंटरवेंशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट का स्टिमुलस मिलना चाहिए इकोनॉमी में रिसेशन के टाइम पे, तभी काम चलेगा। नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, एक्सपोर्ट डिमांड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रीबाउंड होंगी जब, तभी रिसेशन से इकोनॉमी को निकाला जा सकता है कि बाहर से पैसा भी आ जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, एंड नंबर 2 जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएं ताकि बाहर से भी पैसा आए तो इकोनॉमी में इंजेक्शंस आएंगे। ठीक है, आप कंक्लूड करते हैं। अ रिसेशन इज़ अ नेचुरल बट पेनफुल फेज ऑफ द ट्रेड साइकिल करेक्टिंग द इम्बैलेंसेज फ्रॉम प्रीवियस बूम्स, तो बेसिकली ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो आना ही आना है ट्रेड साइकिल का। ये करेक्ट करता है जो भी इम्बैलेंसेज हुए हैं बूम पीरियड में, जो ओवर वैल्यूएशन हुई है बूम पीरियड में, उसको करेक्ट करने के लिए रिसेशन आता है। बट ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है जिसमें इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा जो है पेन्स झेलनी पड़ती हैं, जॉब लॉसेस झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, वाइल इट ब्रिंग्स हार्डशिप इट ऑल्सो पेव्स द वे फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड फ्यूचर ग्रोथ, तो एक तरफ तो रिसेशन काफ़ी पेनफुल या फिर हार्डशिप्स लेके आता है, दूसरी तरफ ये एक पाथ बना रहा होता है ताकि फ्यूचर में फिर से इकॉनमी बढ़ सके। पॉलिसी मेकर्स मस्ट बैलेंस शॉर्ट टर्म रिलीफ विद लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स टू एंश्योर सस्टेनेबल रिकवरी, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं कंट्री के उनको ये देखना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म रिलीफ दें इकॉनमी में, या फिर शॉर्ट टर्म रिलीफ के चक्कर में, रिसेशन के चक्कर में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को असर ना होने दें। अगर कोई बूम पीरियड या बबल आ रहा है उसको अच्छे से हैंडल करें ताकि हल्की सी गिरावट के बाद इकॉनमी फिर से बढ़ जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिप्रेशन, लॉन्ग वीडियो होगी। टेक केयर, बाय बाय।